नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फरवरी 2023 के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो एग्ज़ाम आपका यूपी पीसीएस की यदि हम स्पेशल बात करें तो यहाँ पे आपको महीने वाइज करंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अब पहले फरवरी की बात करते हैं, उसके बाद जनवरी को अपलोड करेंगे और धीरे धीरे करीब 6-7 महीने के पुराने जितने भी करंट अफेयर्स हैं मंथली बेसिस पे मैं अपलोड कर दूंगा उत्तर प्रदेश के लिए, सो दैट आपके लिए एक कंपाइलेशन अच्छा हो जाएगा। तो सीरीज़ को दोस्तों फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक भी कर देना। और ये दोस्तों जो पीडीएफ है इसका जो क्रेडिट है वो दृष्टि आईएएस की टीम को जाता है, बिकॉज़ ये वहीं से मैंने पीडीएफ ली है। तो इसका जो पूरा क्रेडिट है दृष्टि की टीम को जाता है। इस पीडीएफ को सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं सो दैट मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं करंट अफेयर्स हैं वो आपको पहुंचा सकूं वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो पहला है दोस्तों, 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश हुआ देश के शीर्ष 4 राज्यों में शामिल। अब न्यूज़ क्या है कि जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश ने 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाले 4 राज्यों में स्थान बनाते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बड़ी उपलब्धि को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग ने हर घर जल 75 लाख नल समारोह के रूप में उत्साह के साथ मनाया। तो दोस्तों बात यह है कि जो 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन उत्तर प्रदेश ने दिए हैं और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का जो रैंक है अभी चौथा है। तो यदि उत्तर प्रदेश का रैंक चौथा है तो आपको शुरू के 3 राज्य भी पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरी की पूरी जो प्रोग्राम है इसको हर घर जल 75 लाख नल समारोह के रूप में मनाया गया। यदि हम प्रमुख बिंदुओं पर नज़र डालें तो जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने बहुत ही कम समय में यह मुकाम हासिल किया है और 62 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में 75,26,740 नल कनेक्शन दिए हैं। ठीक है, यदि हम बात करें तो सबसे आगे दोस्तों इसमें बिहार है, जहां पर 1,58,00,000 से ज़्यादा नल कनेक्शन दिए गए हैं। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे दोस्तों गुजरात है। तो पहले बिहार, फिर दोस्तों महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर दोस्तों आपका चौथे नंबर पे यूपी है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। बुलंदशहर खुर्जा के 55 गांव यीड़ा में शामिल। अब ये यीड़ा क्या है और क्या न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। तो जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण के 55 गाँव को अब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईडा, में शामिल करने का निर्णय लिया गया है और इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। यदि हम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें तो इन गांवों के शामिल होने से यमुना प्राधिकरण के लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और कार्गो हब का दायरा बढ़ जाएगा। ईडा के अधिसूचित क्षेत्रों में दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आता है, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा ज़िले आते हैं। अभी तक बुलंदशहर ज़िले के 40 गांव प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में थे और अब ये दोस्तों बुलंदशहर खुर्जा के 55 गांव शामिल इसमें किए गए हैं। और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ही एयरपोर्ट बन रहा है और आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एयरपोर्ट है, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसका काम चल रहा है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा एयरपोर्ट है जो कि अभी जिसका कार्य चल रहा है और यमुना प्राधिकरण के अधीन आता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, पीएम श्री योजना से बदलेगी गोरखपुर के 40 विद्यालयों की सूरत। तो यदि हम पीएम श्री स्कूल की बात करें तो इसका जिक्र दोस्तों निर्मला सीतारमन जी ने 2023-24 के बजट में भी किया था। ये दोस्तों एक सेंट्रल की गवर्न स्कीम है पीएम श्री, जहाँ पर स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा और जो नई शिक्षा नीति के तहत उनको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, जिससे कि नए मानक तय हो पाए स्कूलों के। और ये पहले फेज़ में करीब दोस्तों 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा, हम बोल सकते हैं पीएम श्री स्कूल के तहत। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा न्यूज़ को कवर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के बीएसए होते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीएम श्री योजना से गोरखपुर के 40
विद्यालयों का अपग्रेड किया जाएगा। इन विद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बच्चों को उनकी दक्षता के अनुरूप चाइल्ड पेडागोजी, मतलब जैसा बच्चे का दिमाग है, जिस तरह से बच्चे चीज़ों को समझता है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम जो है वो तैयार किया जाएगा और उसी हिसाब से भी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट, जैविक खेती, प्लास्टिक मुक्त आदि अवधारणाओं को विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। यदि हम बात करें पीएम श्री स्कूल के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PMSHRI। ठीक है, PMSHRI, दैट इज श्री हो गया। केंद्र सरकार की योजना है, इसमें देश के हर ब्लॉक से 2 विद्यालयों का चयन किया जाएगा और उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो हर ब्लॉक से 2 विद्यालय दोस्तों। प्रथम चरण में योजना को 5 सालों के लिए 22 से 27 तक लागू किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्यमंत्री ने डीजी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो न्यूज़ क्या है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी आवास पर डीजी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यह मोबाइल डीजी वैन जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी। तो एक तरह से ये डिजिटल वैन है और इसको ग्रीन सिग्नल दिया गया योगी जी के द्वारा। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होंगे, तो माई गाँव, माई GOV, ठीक है, तो माई GOV माई गवर्नमेंट वाला पोर्टल है, डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल, ई नाम, जेम पोर्टल, UPI, उमंग, GSTN, साइबर सुरक्षित भारत, आरोग्य सेतु आदि जो एप्लीकेशंस हैं इंपॉर्टेंट या जो पोर्टल्स हैं उनके बारे में ये वैन प्रोवाइड करेगी इन्फॉर्मेशन, जिससे दूर दराज तक, गांव तक ये चीज़ें पहुँचे कि किस तरह से इनका यूटिलाइजेशन होने से चीज़ें बहुत ज़िंदगी सरल हो सकती है और आपका समय भी बच सकता है। इस वैन में दोस्तों 2 स्क्रीन इंटरैक्टिव क्विज के लिए है, जिस पर डिजिटल इंडिया व G20 के बारे में व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब क्विजेस होंगे जिससे जो लोग हैं उन क्विजेस का आंसर करके अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कानपुर में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए SJVNL ने उत्तर प्रदेश सरकार से MOU किया। तो मीडिया की जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी, क्या नाम है, सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। ये दोस्तों घाटमपुर या उसके आसपास के क्षेत्र में करीब 3000 एकड़ ज़मीन मांगी है कंपनी ने प्लांट लगाने के लिए, और इस ज़मीन पर करीब 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। करीब 300 लोगों को रोजगार भी मिलेगा दोस्तों इससे। और वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर में भी 50 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट निर्माणाधीन है। उल्लेखनीय है कि सोलर पावर प्लांट से उत्पन्न बिजली अन्य किसी माध्यम से पैदा होने वाली बिजली से सस्ती होती है। तो ये दोस्तों न्यूज़ थी। नेक्स्ट हम न्यूज़ कवर करते हैं यहाँ पर। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्ज़ाम में मुझे लग रहा है यहाँ से पूछा ही जाएगा ये। वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो 9 फरवरी की ये न्यूज़ है दोस्तों। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी, ये दोस्तों 50वें न्यायाधीश हैं और इनके पिताजी YV चंद्रचूड़ भारत में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में जो कोलोजियम सिस्टम है, उन्होंने वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की केंद्र सरकार से सिफारिश करी है। और जब केंद्र सरकार से सिफारिश करी है तो डेफिनेटली जो है इसकी मंजूरी भी मिलेगी और प्रीतिंकर दिवाकर नए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। न्यायमूर्ति दिवाकर जी का जन्म 22 नवंबर 1961 को हुआ था। उन्होंने दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से कानून में स्नातक किया है।
1984 में वे अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए थे। वे सेल, भारतीय स्टेट बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, मतलब ये दुनिया भर के उनके जो है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उन्होंने अपना योगदान दिया है उसके बारे में दे रखा है, ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों, युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया गया। अब क्यों सम्मानित किया है वो भी देख लेते हैं। तो जो लखनऊ में आयोजित हुई थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। तो उल्लेखनीय है कि युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मोटर बाइक रेसर श्रेयस विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हो गए हैं और हाल ही में दोस्तों उन्होंने FIM मिनी GP वर्ल्ड सीरीज़ के लिए क्वालिफाई भी किया है और श्रेयस भारत के पहले मिनी GP चैम्पियन भी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको यह नाम याद रखना है, श्रेयस। ठीक है। मोटो GP भारत के आयोजक फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने श्रेयस के पालन पोषण का जिम्मा भी उठाया है। तो मोटो GP जैसे दूसरे देशों में मोटो GP चलती है, तो ऐसे ही भारत का जो मोटो GP है फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के जो उसके आयोजक हैं उन्होंने श्रेयस के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उठाई है। नेक्स्ट है दोस्तों, यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया और ये लखनऊ में 3 दिन तक ये पूरा का पूरा समारोह या समिट चला और इसका जो समापन है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के मार्गदर्शन के साथ में समाप्त हुआ। तो ये 3 दिन में करीब 33,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके साथ ही यहाँ पर कुल 19,058 MOU भी साइन किए गए और करीब 93,82,607 लोगों को रोजगार भी मिलेगा यदि ये सारी चीज़ें योजनापूर्ण तरीके से आगे बढ़ी तो। और ये 3 दिवसीय जो UP GIS 2023 का शुभारंभ 10 फरवरी जी को मोदी जी ने किया था। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में आध्यात्म और इको टूरिज्म के लिए 29,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब दोस्तों जो मेन मोटिव है, जैसा कि मोदी जी का सपना है कि भारत को आने वाले 5 सालों में 5 ट्रिलियन 2023 तक मतलब जो है भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो मोदी जी का एक तरह से दृष्टिकोण है या उनका आकांक्षा है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब यूपी में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी योगी जी का एक आकांक्षा है और सेंट्रल में ये जो आकांक्षा है 5 ट्रिलियन की है मोदी जी के द्वारा। तो इस समिट में दोस्तों 20 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की यदि हम बात करें तो। प्रमुख जो देश रहे इसमें USA, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नेदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात जैसी कई प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएं साझेदार देश रहे। नेक्स्ट है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ़को के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। तो जो उर्वरक मंत्री हैं, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको इफ़को, ठीक है, के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन किया गया है आंवला में और फूलपुर में। तो यदि हम और भी इसको डिटेल में समझें तो केंद्रीय मंत्री ने नैनो यूरिया से मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सबसे अच्छी हरित प्रौद्योगिकी है जो प्रदूषण का समाधान प्रदान करती है। ये मिट्टी को खराब होने से भी बचाती है और उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाती है, इसलिए यह किसानों के लिए सबसे अच्छी है। उन्होंने ये भी कहा कि विशेषज्ञ समिति ने नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP
को मंजूरी दे दी है और जल्द ही यह सामान्य डीएपी की जगह ले लेगा। नैनो डीएपी से किसानों को अत्यधिक लाभ होगा और यह डीएपी आधे मूल्य पर भी उपलब्ध रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो अभी कन्वेंशनल डीएपी है उसकी जगह ये नैनो डीएपी उपलब्ध कराई जाएगी और आने वाले टाइम में ये किसानों की जो आय है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, ठीक है, और उत्पादन क्षमता को भी ये बढ़ाएगा। और सामान्य यूरिया का उपयोग पर केवल 35% नाइट्रोजन उपज द्वारा प्रयोग किया जाता है और अप्रयुक्त यूरिया मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसलिए इससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो रही है और फसल उत्पादन स्थिर हो चुका है, इसलिए भी वैकल्पिक उर्वरकों का चयन किया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल तरीके से हम यूरिया यूज़ कर रहे हैं उसमें केवल 35% ही ज़रूरत होती है और बाकी जो है वो यूरिया मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और मिट्टी की जो क्षमता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो कम होती जा रही है और जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट होता जा रहा है, स्टेबल हो चुका है। तो प्रोडक्शन स्टेबल एंड स्टैग्नेंट हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, टीटीएल एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में एमओयू साइन हुए हैं। तो टीटीएल का मतलब है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एवं राज्य सरकार के माध्य तैयार किए गए एमओयू को हस्ताक्षरित कर अग्रतर कार्रवाई किए जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी गई। इससे दोस्तों फ़ायदा क्या होगा कि इसके सहयोग से प्रदेश के 150 जो आईटीआई कॉलेजेस हैं उनका उन्नयन किए जाने हेतु राज्य सरकार एवं टीटीएल के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं, ठीक है। तो उनका उन्नयन किया जाएगा और भविष्य में परियोजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित संशोधन परिवर्तन किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। तो आईटीआई के जो कॉलेजेस हैं उनको इम्पॉर्टेंट है कि उनको एक तरह से उन्नयन किया जाएगा और इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस ये है कि इस एमओयू की जो अवधि है 10 वर्ष 9 माह है और इसमें 9 महीने का जो कार्य टाइम है परियोजना क्रियान्वयन की तैयारी हेतु निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर करेगा बिजली बैंकिंग। अब दोस्तों बिजली बैंकिंग क्या होती है, जैसे मान लेते हैं हमें ज़रूरत है 100 मेगावाट की और अभी जो यूपी में फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 150 मेगावाट की प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी ज़रूरत है 100 की लेकिन हम लोग कर रहे हैं 150 की। अब यूपी क्या करेगा, ये जो 50 मेगावाट बिजली है वो किसी दूसरे राज्य को या तो दूसरी कंपनी को दे देगा। मान लें ABC 3 कंपनी को उसने दे दी। अब जब यूपी को ज़रूरत पड़ेगी आगे 150 मेगावाट की, क्योंकि सर्दियों में बिजली कम रिक्वायर्ड होती है, गर्मियों में ज़्यादा होती है, तो जब 150 मेगावाट की ज़रूरत पड़ेगी तो यूपी क्या बोलेगा कि भैया जो हमारी 50 मेगावाट बिजली थी हमको वापस दे दो, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों बिजली बैंकिंग। तो जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन M देवराज ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर सभी क्षेत्रों में भरपूर निर्बाध बिजली देने के प्रयास को फलीभूत करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर बिजली बैंकिंग करने का फैसला किया है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि जैसे मैंने अभी बताया, मांग बढ़ने पर ज़रूरत के मुताबिक इस बिजली को इन राज्यों से वापस ले लिया जाएगा। इनमें कौन कौन से राज्य हैं उनको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के साथ ही एनटीपीसी को भी ये बिजली जो है सरप्लस बिजली देगा और सर्दियों में बिजली की रिक्वायरमेंट कम होती है तो इसलिए ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। तो मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों को बेहतर सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किए जाने की तैयारी है। इसके अलावा हाउस टैक्स की अधिक वसूली करने वाले निकाय को अतिरिक्त पैसे भी इसके लिए दिए जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अभी मौजूदा समय में 17 नगर निगम हैं, 200 पालिका परिषद हैं और 545 नगर पंचायत हैं। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए और जिसमें से 239 नई और सीमा विस्तार वाले निकाय हैं। तो 17 नगर निगम है अभी दोस्तों प्रदेश में, 200
पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें। सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना भी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है और नागरिक सुविधाओं की डिलीवरी आदि के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निकायों में समग्र विकास के लिए नाली के साथ सड़क की सुविधा देना जरूरी है। इसके लिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना की शुरुआत करी जाएगी। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो योजना है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ही अभी लागू की जाएगी। पूर्वांचल की शान 2023 में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। तो जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी है उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है और वैश्विक निवेश सम्मेलन के बाद प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर पहले स्थान पर आने की ओर अग्रसर है। किनका सम्मान हुआ है एक बार उनका नाम देख लेते हैं। वाराणसी से शिक्षाविद प्रोफेसर राम मोहन पाठक, भदोही से कालीन निर्यातक इम्तियाज अंसारी, गाजीपुर से दोस्तों यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के संस्थापक संजय शेरपुरिया, मिर्ज़ापुर की यदि हम बात करें तो विद्या सार्थक ग्रीन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के CMD अरुण कुमार दुबे, सेठ द्वारिका प्रसाद बजाज एजुकेशन सेंटर के निदेशक पारितोष बजाज एवं सत्यम एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर जयप्रकाश मौर्य जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया। जौनपुर में मॉडर्न वीर रेज सिक्योरिटी फोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट ज्ञान प्रकाश सिंह, कुमुद गिरीश हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा, ईशा हॉस्पिटल के जनरल सर्जन डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार, टेनिस खिलाड़ी सगुन कुमारी, DP मोटर्स के नितिन मतन हिलिया, कुशीनगर से गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक OP गुप्ता व कृष्णा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर के लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संजय गुप्ता जी को सम्मानित किया गया है। लखनऊ में नवाबों की 5 ऐतिहासिक इमारतें बनेंगी हेरिटेज। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जो इमारतें हैं अब उनको होटल हेरिटेज में बदलने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। थोड़ा सा इतिहास हमको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये पूछा जाएगा। तो 76 मंजिल भवन, इस भवन का निर्माण नवाब सादत अली खान ने 1798 से 1814 के बीच अपनी माता छतर कुंवर के नाम पर करवाया था। ठीक है, ये इतिहास है दोस्तों और ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं तो फिर लोग को लगता है ये सवाल कहाँ से आ गए। इसके बाद बादशाह गाजीउद्दीन हैदर के 1827 से 37 के शासनकाल में इस भवन को संवारा गया। 76 मंजिल का भवन इंडो इटालियन स्थापत्य कला से बना हुआ है। इसके भूतल की दीवारों से गोमती का पानी टकराता है जिससे भवन में बराबर ठंडक बनी रहती है। इस भवन का उपयोग अवध की बेगमों के निवास के लिए किया जाता था। यह भी माना जाता है कि सिंहासन रोहण के समय जब नवाब ने छत्र धारण किया तब उसने इस महल के ऊपर भी छत्र लगवाया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 76 मंजिल का प्रयोग क्रांतिकारियों ने किया था। ये हो गया पहला। नेक्स्ट है गुलिस्तान-ए-इरम, ये सेकंड है। तो इसका निर्माण दोस्तों 19वीं सदी की शुरुआत में अवध के दूसरे नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया था। यह नसीरुद्दीन हैदर का निजी पुस्तकालय था। ब्रिटिश काल में यह सरकार का फार्म हाउस बन गया। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज़ों ने कैसर बाग को ध्वस्त करने का आदेश दिया था क्योंकि यह नवाबों का गढ़ था। इसी आदेश के तहत गुलिस्तान-ए-इरम को भी ध्वस्त कर दिया गया। नेक्स्ट, कोठी दर्शन विलास। कोठी दर्शन विलास के जिस भवन में अब स्वास्थ्य निदेशालय स्थित है वह कभी एक महल था और इसका निर्माण नवाब गाजीउद्दीन हैदर के शासनकाल में शुरू हुआ था। रोशन-उद-दौला, अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल के दौरान उनके प्रधानमंत्री रोशन-उद-दौला ने इसका निर्माण कराया था। इससे जल्द ही नवाब वाजिद अली शाह ने ले लिया। इसके वास्तु में ब्रिटिश और मुग़ल कला के संकेत मिले हैं। नेक्स्ट है फरहत बख्श कोठी। इस कोठी का मूल नाम मार्टिन विला था। इसका निर्माण मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने सन 1781 में करवाया था। यह इंडो फ्रेंच वास्तुकला का अद्भुत नमूना है।
और यह उनका निवास स्थान भी हुआ करता था। तो ये पाँचों के पाँचों दोस्तों कम से कम आपको प्लेसेस याद रखने हैं, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट है। और ये किसने बनवाए हैं, हो सकता है मिलान करने को आपसे पूछ लिया जाए। उत्तर प्रदेश के 150 ITI कॉलेजेस को अपग्रेड किया जाएगा। दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़, बट आपको ये पता होना चाहिए कि 150 जो ITI कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। बलिया के राजीव रघुवंशी बने देश के नए DGCI। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। DCGI बने हैं बलिया के राजीव रघुवंशी। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दोकटी थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी देश के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किए गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, डेफिनेटली यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिलेगा। और जो अभी प्रेजेंट के जो DCGI हैं डॉक्टर VG सोमानी का स्थान लेंगे ये, और उनका कार्यकाल 15 फरवरी को ख़त्म हो गया था। और डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी के नाम पे 250 से ज़्यादा पेटेंट दवाएं भी हैं। तो यदि हम DCGI की बात करेंगे, यह एक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है और ये एक इम्पॉर्टेंट पद होता है दोस्तों, जो देश भर में गुणवत्ता दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके पास नई दवाओं को मंजूरी देने और क्लिनिकल ट्रायल को विनियमित करने का भी अधिकार होता है। किसके पास, DCGI के पास, ठीक है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में बनेगा हाईटेक मिलिट्री अस्पताल। तो जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले और राजधानी लखनऊ में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं। इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स का उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो वाराणसी के BHU ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी प्रोफेसर सौरभ सिंह ने बताया कि आपदा प्रबंधन के समय किस तरह लोगों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया जाए जहां उनका बेहतर इलाज हो सके। इसको लेकर BHU ट्रॉमा सेंटर में दूसरे इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स का आयोजन 24 से 26 फरवरी तक किया गया। अब तो किया गया बोलेंगे क्योंकि हो चुका है ये। तो इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स के आयोजन के लिए इजराइल के 5 सदस्यीय जो चिकित्सकीय टीम है उसको बुलाया गया है। और आयोजन से पहले टीम के सदस्यों ने ट्रॉमा सेंटर के मरीजों का इलाज, जांच आदि की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। आयोजन में इजराइल में रैम्बेम HCC के निदेशक प्रोफेसर माइकल हाल्बरथल व उनकी टीम के अन्य सदस्यों समेत एम्स नई दिल्ली ट्रॉमा सेंटर सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर अमित गुप्ता द्वारा आपदा प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की नई नीति दोस्तों ये जारी कर दी गई है। और अब ये कहना है दोस्तों कि ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी, जिसको ANM बोलते हैं, एंड जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसको GNM बोलते हैं, एंड पैरामेडिकल कोर्स में अब प्रदेश स्तरीय मेरिट से दाखिला होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की नई नीति बना रही है, ठीक है। तो जो मेडिकल फैकल्टी उसकी नई नीति बना रही है। अब जो दोस्तों में दाखिला होगा ये मेरिट के स्तर पर, जो प्रदेश स्तरीय मेरिट है उसके स्थान पर इसमें दाखिला होगा। तो उल्लेखनीय है कि प्रदेश में NM की 19,220 व GNM की 18,323 सीटें, पैरामेडिकल के विभिन्न डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज में करीब 20,000 से अधिक सीटें। अभी तक इनमें दाखिला कॉलेज प्रबंधन करता था, परंतु अब कॉलेज अपनी मर्जी से दाखिला नहीं कर पाएंगे और अब दोस्तों मेरिट के स्थान पर ही इसमें दाखिला किया जाएगा। और 2023-24 से केंद्रीय क्रय व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके तहत छात्रों को कोर्सवार आवेदन करना होगा। इसमें वरिष्ठता क्रम में कॉलेज का नाम भरना होगा, ठीक है। तो एक आपकी सूची बतानी होगी आपको, कि प्रायोरिटी आपको बतानी होगी। उत्तर प्रदेश के बलिया में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। तो बलिया की यदि हम बात करें तो बलिया दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गांव में 6500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
तो ज़रा इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ से पटना केवल 4.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। बलिया से बक्सर आधे घंटे में, बलिया से छपरा 1 घंटे और बलिया से पटना 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार, छपरा, पटना, बक्सर से बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों इस न्यूज़ का हम लोग एंड करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को दोस्तों लाइक करें, और यदि आपको ये PDF चाहिए जो कि फॉर्मेटेड PDF है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मई 2023 तक जब का आपका एग्ज़ाम होगा तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आप तक मैं पहुंचा दूंगा वीडियोस के माध्यम से, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको ये फ़ायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर।